नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। ऐसी ही रणनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बदल दी है। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है, कल एक निजी चैनल में साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि रोना नहीं रोना चाहिए, ईवीएम के रोने की जरूरत नहीं है। आप अगर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को रिजल्ट को अपनाना चाहिए, जो जनता ने वोट दिया है उसको तस्लीम करना चाहिए और मान लेना चाहिए कि कहीं हमारी खामियां और गलतियां रही होंगी, तभी जनता ने हमें मात्र 6 सीटें, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मात्र 6 सीटें दी हैं। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हार हुई है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बजाय उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन करें। बड़ी बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस उसकी रहनुमाई कर रही है। ऐसे में रहनुमा को ही चेताना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, इसलिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं प्रयास करूंगा कि जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है वो दिखाया जाए और उनकी इंटेंशन क्या थी और क्या वो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे, क्यों उन्होंने कांग्रेस पर ऐसा तंज कर सके कि बार बार कांग्रेस के लोग यही कह रहे हैं कि आप कराइए, बैलेट बॉक्स पर आ जाइए, आपको सताकत सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर आपको ईवीएम या चुनाव तंत्र पे भरोसा नहीं है तो चुनाव भी क्यों लड़ते आइए। आइए देखते क्या कहना है उमर अब्दुल्ला का। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs, and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. You sound suspiciously like a BJP spokesman here. No. चलिए आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं। वहां हमारे संवाददाता विकास शर्मा वहां पर मौजूद है, जिस तरह की राहत मिली होगी। विकास, आई एम ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? और हमारे साथ जुड़ी हैं प्रिया सेठी जो फॉर्मर मिनिस्टर रही हैं। विकास, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी विकास जी, बीजेपी के लिए हल्की राहत है। इंडिया ब्लॉक के एक बड़े घटक दल ने यह कह दिया है कि ईवीएम पर ठीकरा मत फोड़िए। क्या कहती हैं प्रिया सेठी? इस वक्त हम बिल्कुल बीजेपी के ऑफिस में है, जहाँ पर प्रिया सेठी जी है जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है बीजेपी के, उनसे हम बात करवाते हैं आपके लिए। उनका क्या कहना है सारे रिश्ते प्रिया जी, आपको हल्की राहत जरूर मिली होगी। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को सीधा कटाक्ष किया है और कहा है कि अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना छोड़े, अपना आंकलन खुद करें।
6 मात्र सीटें जीत करके आए हैं 90 में से। जी प्रिया जी। जी बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि जो इनके साथ गठबंधन में जितने भी पार्टी है उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो गया कि जो कांग्रेस है वो एक बिजनेस पार्टी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के जो बयान रहते हैं और जिस तरह से पूरी पार्टी बयानबाजी देती है और खासकर ईवीएम को दोष देती है, जब वो हारते हैं तब क्या कहते हैं वो ईवीएम को दोष देते हैं और जब वो जीतते हैं तब वो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जब उन्होंने 100 सीटें 99 सीटें जीती तो उन्होंने सेलिब्रेट क्यों भी किया? जैसे 99 जो उन्होंने एमएलए जो उसके पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए तो वो भी तो ईवीएम से ही आए ना। आपने हिमाचल के अंदर जो जीता तो वो ईवीएम से जीता। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीती है क्या कहते हैं बच्चों की घाटी में लेके गई है तो वो भी तो ईवीएम से है। आपने इनका बयान नहीं सुना, आपने एक और बयान नहीं सुनना चाहिए था। जो आज के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना है तो ईवीएम को रोकना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सरकार में रहती है तो दुगना काम करती है और तिगना काम जो है उसका संगठन काम करता है, नीचे स्तर पर काम करता है, मार्क्स को जो है करके काम करता है। इसलिए बहुत सही उन्होंने वक्तव्य दिया है। आज मेरे को लगता है कि इनके जो घटक दल है वो भी कहीं न कहीं उनकी जो विजिलेंस जो एक रही है शैली रही है उसको कहीं न कहीं आज हिम्मत करके जो है उसको बोलना शुरू हो गया। ये तो उमर अब्दुल्ला थे प्रिया जी और इनके प्रवक्ता भी आपके हित में थोड़े बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं। कहीं खिचड़ी तो नहीं पक रही है? सच्चाई बोल रहे हैं, अब बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। खिचड़ी पके ना पके कैसे पकेगी मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से ही मैक्सिमम आपकी एनसीपी जो है वो जीते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। कांग्रेस में अगर अभी प्रियंका गांधी जो राजनाथ की जीती है वो ईवीएम के उससे जीती है, ईवीएम से जीती है। तो ये कहना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई जो है उनको अब उनके बयानों में आनी शुरू हो चुकी है। प्रिया जी आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस मर्तबा हमने देखा है लोकसभा के बाद विधानसभा जहां जहां पर हुए हैं पोल परसेंटेज बड़ा है। बड़ा इसी हिसाब से जब पहली फिगर बताते हैं वो अलहदा होती है, जब फाइनल फिगर आती है तो बड़ी हुई होती है। महाराष्ट्र में 7.83% वोट बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये विपक्ष को ऐसा अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि आपको ग्रिल करे या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ग्रिल करे या ईवीएम को अपना निशाना बनाए। तो मुझे लगता है कि फेयर इलेक्शन होते हैं, इसके अंदर जो इस तरह की बात करना ही बेबुनियाद है। हर एक लास्ट के अंदर जो है मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा जो है वोटिंग पड़ती है। मुझे लगता है बैलेट जो आपके जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं जिसमें जो है दूर रहकर जो वोटिंग की होती है, जिससे जो किया होता है वहाँ नहीं होता वो आपके से नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस तरह की बात करना बेबुनियाद है, कहीं ना कहीं इसका कोई आधार ही नहीं। प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद प्रिया जी। तो प्रिया सेठी ने विस्तार से बताया कि ये सच्चाई है, सदाकत है जो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी है। हालांकि जो बड़ा हुआ पोल परसेंटेज है उस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमारे पास हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। जगदीप सिंह जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है, सरबजीत सिंह जोहल किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है और भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, मनीष साहनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से ताल्लुक रखते हैं और महरूख गोनी एडवोकेट ये एनसी से हैं। अभी फिलहाल महरूख नहीं जुड़ पाई है हमारे साथ, मनीष साहनी जी जुड़े हुए हैं, जगदीप जी जुड़े हुए हैं और सरबजीत जी जुड़े। सरबजीत जी आप अपना पोर्शन ठीक कर लीजिए, एंगल ठीक कर लीजिए। जगदीप जी से शुरुआत करते हैं। जगदीप जी ये क्या है? उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? विनोद जी आपका शुक्रिया। इससे पहले कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट पर आऊं या जिस तरीके से प्रिया सेठी ने अपनी बात रखी उस पर बात करूं, मैं चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ भाजपा के बड़े नेता जुड़े हैं, सिख नेता है, जाट नेता है और ने खास ये कि किसान नेता। जिस तरीके से आज गलेवाल साहब एक बुजुर्ग आज 25वें दिन में मौत के साथ खड़े खड़े गले मिलने जा रहा है और कितना क्रोध आक्रोश और रोष आज
दिल्ली के करीब किसानों के अंदर देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि राजनीति को एक तरफ रख के ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये किसान नेता है, कम से कम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इन्हें ये याद रखना चाहिए, जब अन्ना हजारे 13 दिन का अनशन करते हैं और आरएसएस के सपोर्ट के साथ उस वक्त यूपीए सरकार को दिलाने की कवायद होती है, तब देश साथ खड़ा होता है। लेकिन आज जब इस देश का किसान सड़कों पर रबड़ बुलेट खा रहा है, फांसी गैस के स्कूलों को झेल रहा है, और तो और खडोरी बॉर्डर पर अब गोरखा रेजिमेंट का लगना ये बता रहा है कि आने वाले समय में हालात कैसे हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। मैं अपनी तरफ से किसान आंदोलन और इस किसान आंदोलन में जुड़े हर नेता, हर व्यक्ति, हर किसान को पूरा समर्थन देते हुए कांग्रेस की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि उन्हें उनके हक मिलने चाहिए। देखिए जगदीप जी, आपने साहसी होने का अपना पूरा फायदा उठा लिया, इसका पूरा इस्तेमाल किया, डिबेट के हद कर डिबेट के हद कर विनोद जी दिल दुखता है। अब मैं मुद्दे पर आता जी। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे गठबंधन के मुख्य घटक दल है, लिहाजा में पूरे सम्मान के साथ उनके दिए गए वक्तव्य पर कोई सवाल न उठाते हुए अपनी तरफ से कुछ सवाल रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जरा थोड़ा सा इस पर अवलोकन करे, मनन करे और जवाब दे। तो सवाल मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब, कोई जवाब नहीं। दूसरा सवाल, सोच को जो वो देश जहां पर ईवीएम का यूज होता है पब्लिक करते हैं, हम नहीं करते, कोई जवाब नहीं। तीसरा सवाल, वो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है उसके सामने से इंचार्ज देश भाजपा से, कोई जवाब नहीं। चौथा सवाल, वो तमाम लोग जिन्होंने वीवीपैट की खोज की, वही लोग उस तकनीकी टीम में क्यों है? यानी पेपर भी आप देंगे, सेट पेपर आप करेंगे और रिजल्ट भी आप निकालेंगे। मेरा पांचवा सवाल, अब तक के नतीजों में, और ये उमर अब्दुल्ला साहब के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, ये ठीक है कि जम्मू कश्मीर में वो फीसद नहीं बढ़ा और कांग्रेस पूरी ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकारते हुए अवलोकन करने को तैयार है, सहनता से विचार विमर्श करने को तैयार है, और इसीलिए एक बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी जो है रविंद्र शर्मा जी की अगुवाई में बनाई गई, आला कमान इस पर संज्ञान ले रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, अगर जम्मू कश्मीर जैसे भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाके में 0.24% परसेंटेज बढ़ता है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में यही फीसद 6 से 7% क्यों बढ़ता है? मेरा अगला सवाल, 5 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए, कोई जवाब है? उससे अगला सवाल, एक गांव जिसने मौत बोल करना चाहा, इनको आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां पुलिस भेजकर ताबड़तोड़ 200 FIR दर्ज कर दी गई। मेरा अगला सवाल, विनोद तागड़े जो इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, 5 करोड़ रुपया लेकर बांटते हुए पकड़े गए, गनीमत मानिए कि उनको नेता जो शिवसेना के पुराने नेता थे। मेरे सवाल पूरे होने दीजिए, फिर जवाब आपके पास वापस आता हूँ मैं, आपके पास वापस लो। बड़े सारे सवाल मेरे पास भी हैं। शरद जी के इतने सारे सवाल दागे हैं, ये एनसी पर कम है और बीजेपी पर ज्यादा दागे हैं उन्होंने, आप कैसे जवाब देंगे इनका? जी शरद जी। देखिए विनोद जी, आज का जो एजेंडा है इसलिए मैं उस पर बात करूंगा जी। जो कांग्रेस का घटक दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, क्योंकि उन्होंने यहाँ से सिर्फ सबसे ज्यादा जो सीट है विधायक है 42 सीटें ली हैं, तो उन्हीं ईवीएम से जीते। इसी तरह अगर 2-4 दिन पहले प्रियंका गांधी जी जीती है तो उसी ईवीएम से जीती है। जब ये हारते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, इनके पास कहने को कुछ नहीं होता है, तो ये सारा जो फिक्र है वो ईवीएम पे छोड़ देते हैं। जब वो जीतते हैं वही ईवीएम अच्छी होती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये ईवीएम सबसे पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस ने लाई थी जी। आज इनको, अब जब ये हार रहे हैं सब जगह से, अब जब घटक दल भी जैसे पहले मैडम प्रिया सेठी जी कह रही थी कि जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है वो भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है बड़े निश्चित काम करते हैं और बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो घर घर वोट लेने के लिए कैंपेन और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम जो है वो नीचे जो लास्ट पंक्ति में लास्ट आदमी बैठा है वहां तक पहुंचाते हैं। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में सब लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। उन सबको पता है
कि 60 साल 70 साल इस पार्टी ने क्या किया, ये ऐसे लुभानी बातें कहीं से भी उठा के ले आते हैं और चैनल पे बैठ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जितना काम पूरे भारत में, पूरे हमारे देश में, जम्मू कश्मीर में खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया है, शायद किसी सरकार ने आज तक किया हो। और ऐसे पुराने जो दबे कुचले लोग थे जिनको 60 साल तक न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। आप देखिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा है और इनके हाथ में बहुत सारे मुद्दे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला बहुत अच्छा कर रहे हैं कि इनको दूर रखते हैं, और अच्छी बात है क्योंकि उसको भी पता है कि ये डूबता जहाज है। उनका बयान था एक दिन कि पिछले, मैंने आप एक दिन पहले भी आपको एक चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने बताया था कि विनोद जी, ये सोचने विचारने की बात है, पिछले 16 साल से एक हिंदू विधायक इनका नहीं जीता, सिंगल हिंदू विधायक इनका नहीं जीता है, जो जम्मू का यहाँ पे जो यहाँ क्लेम करते हैं। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी रो रही है, उनको पता है इनको सीटें देके उल्टा डूबते जहाज में हमारे अपने विधायक भी गए और हम शायद ज्यादा जीत पाते। तो ये सारी बातें जो है ना, आज पूरा जम्मू कश्मीर और उमर अब्दुल्ला जी बड़े समझदार इंसान है, अच्छे पढ़े लिखे हैं और सही को सही और सच को सच वो कहते हैं, देर है दुरुस्त है। उनकी जो आज उन्होंने जो मनीष जी को जानना है। तो मनीष जी, आप जो एंटी एवीएम मुहिम चल रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे उस मुहिम का हिस्सा है, आप बड़ी खामोशी से सुन रहे थे। जी जी मनीष जी, कहते हैं ना, वो जिस तन लगे वो तन जाने। देखिए वो कहते हैं ना, जिस तन लगे वो तन जाने, कि कोई ना जाने सीट प्राई। यही चीज जो है उमर अब्दुल्ला जी को अभी समझ नहीं आई। उमर अब्दुल्ला जी इस समय जो है बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी वाले उमर नेता की तारीफ कर रहे हैं। इस समय कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। देखिए उमर अब्दुल्ला जी कंफ्यूज है क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर 2 पावर सेक्टर है कि वो किस तरफ जाएं। अगर वो बीजेपी की तारीफ नहीं करते, बीजेपी की चापलूसियां नहीं करते, तो मुझे लगता है उनके हाथ से जो है वो पावर आने वाली नहीं है। उनके अधिकार क्षेत्र को जो है वो लगातार सेंध लगाई जाएगी। देखिए आपने अपने शुरू के वक्तव्य में बताया कि महाराष्ट्र के अंदर 7.5% तक का जो है वोट का इजाफा हुआ है। तो ये वोट के इजाफे के ऊपर भी कुछ बीजेपी बता पाएगी, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस बता पाएगी कि ये किस लिए हो चुका है। आज हम अगर ईवीएम की दुहाई देते हैं कि हम तकनीक के अंदर जो है शिकस्त हो रहे हैं, तो ये किस तरह की तकनीक है? ऐसा तो कभी बैलेट पेपर में भी नहीं हुआ करता था कि इतने इतने दिनों बाद जो है वो परसेंटेज को बढ़ाया जाना और इतने परसेंटेज जो है बढ़ जानी। बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि कितने लाख वोट जो है वो महाराष्ट्र के बढ़ गए। कोई चुनाव आयोग का जवाब आया, कोई चुनाव आयोग का जवाब नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। तो इस तरह ये उमर अब्दुल्ला जो ट्वीट कर रहे हैं या जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको इन तरह के बयान से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उनको अभी तक जो है ईवीएम का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। ये उनके लिए बहुत बेहतर है कि बीजेपी ने कश्मीर में चुनावों को लेकर कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। उन्होंने लोकसभा में भी अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए और विधानसभा में भी उन्होंने लगभग अपने हथियार डाल दिए थे। एक फेयर पैकेज दे दिया था ईवीएम को लेकर कि जाओ कश्मीर की पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते। चलिए जगदीप जी, 2 सवाल आपसे जानना चाहूंगा। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के प्रति तल्खी का कारण क्या है, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आपको मतदान तंत्र पे अगर भरोसा नहीं है तो क्यों लड़ते हो, क्यों जमानतें जब्त करवाते हो? विनोद जी, मैं दोनों सवालों का उत्तर दूंगा जी। उससे पहले मेरे भाई ने कहा, अक्सर कहते हैं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, तो आज मैं फिर से इनको बता दूं कि जब कोई जहाज डूबता है तो सबसे पहले उस जहाज के अंदर रहने वाले चूहे था। दूसरी बात, कांग्रेस ने मझधारों से लड़कर उन विपरीत परिस्थितियों और हालातों खुद को किस तरीके से संवारा है, ये आज देश जानता है। माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई। अब मेरे कुछ सवाल जो मैंने पहले पूछे उनका उत्तर तो मिलना नहीं है। मैं तथ्यों पर बात करने वाला आदमी, विनोद जी आप जानते हैं जी। उमर अब्दुल्ला साहब के लिए जो अभी बोला मनीष सानी भाई ने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन एक बात जो है वो शायद मुझे लगता है नहीं हो पाई अभी इस विदेश में। अगर कश्मीर में भाजपा वही धोखा, वही बेईमानी, वही गुटता करती तो कश्मीर जल उठता, ये जानते थे। मेरा सीधा सवाल है, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कौन से जीवीएल नरसिम्हा राव जरा बताएंगे आप, जब उन्होंने ईवीएम के खिलाफ
बाकायदा एक किताब लिख डाली, डेमोक्रेसी इन नेचर, इसकी प्रस्तावना अडवाणी साहब लिखते हैं। ये ठीक है, इक्वालिटी ईवीएम लेकर आए, एक प्रयोग था, हमने किया, लेकिन आज उस प्रयोग का क्या हद अकड़ कर दिया भाजपा ने। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ सवाल जो रह गए क्योंकि जवाब तो मिलने नहीं है, पर मैं दर्शकों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। ये मुझे बता दें, क्यों रातों रात अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको उस कमेटी से बाहर मोदी जी ने किया? क्यों तो इलेक्शन कमिश्नर बिना कोई कारण बताए इस्तीफा देकर? क्यों अशोक लवासा को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने रिजाइन दे दिया? उसके बाद वो भारत जैसे देश के अंदर जहां वो पैदा हुए नौकरी करना भी उन्होंने बेमानी समझा और कहीं विदेशी इंटरनेशनल लेवल पर नौकरी करने चले गए। कारण क्या था? क्योंकि अशोक लवासा ने मोदी जी को क्लीन चिट देने के लिए इनकार कर दिया था उनके जहरीले बयानों पर। और मेरा सीधा सवाल है भाई साहब, मैं अभी नांदेड़ की सिंपल सा सवाल था। वो कहते हैं कि आपको मतदान तंत्र पर, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आपके मतदान तंत्र पर आपको, मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा, मतदान तंत्र पर जो तंत्र है उस पर भरोसा नहीं है तो आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। चलिए मैं वापिस लौटता हूँ जगदीप जी के पास। जी मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मनीष जी, आपको अगर भरोसा नहीं है जी, मैं आपके सवाल के ऊपर उमर अब्दुल्ला जी को एक बयान याद दिलाना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनावों के बाद उन्होंने भी तौबा करनी थी। लोकसभा चुनावों में हार के बाद उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर उसके बाद वो विधानसभा चुनावों में लड़े। ये किस तरीके क्यों लड़े? वो उनको भी अपने अंदर जो है गिरेबान के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि पहले वो सवाल खड़े करते हैं, फिर कोई ना कोई अंदर खाते कुछ डील हुई होगी कि वो लड़े। और बीजेपी ने जो है अपने उम्मीदवार वहां खड़े नहीं किए, मगर उमर अब्दुल्ला 2-2 सीटों पर लड़ते हैं और वहां पर जो है बड़े आराम से जो है नेशनल तौर पर जीत की जाती है। आप आज उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप बिल्कुल साथ में गुप्कार इलाज से बैठा करते थे, मैंने देखा हुआ है फारूक अब्दुल्ला के साथ बिल्कुल सट करके। आज आपको सबसे पहले तो मैं हर बार मैं ऐतराज जताता रहा हूं कि उसको गुप्कार अलायंस ना बोलिए। जब सिर्फ सेना उन बैठकों के अंदर शामिल होती थी वो सर्वदलीय बैठक थी और वो जन मुद्दों पर बैठक होती थी। वो बैठक के अंदर कभी 370 का मुद्दा नहीं उछाला गया। वहां पर बैठक होती थी कि गैर स्थानीय लोगों को किस तरीके से जम्मू कश्मीर के राइट किए जा रहे हैं, उनको जो है वोट का अधिकार दिया जाता है। वह बैठकें होती थी कि जम्मू कश्मीर के जो 10 सालों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल की जाए। बिल्कुल आज भी हम इन मुद्दों के ऊपर जो है उनके साथ हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इनके साथ हैं। बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ आज भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज बुलंद हो रही है। आप बताइए, इतना लंबा अरसा बीतने के बावजूद भी बीजेपी जवाब देगी कि एक तरफ तो शीतकालीन सत्र में संविधान पर जो है वो चर्चा हो रही है और जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं लौटाया जा रहा, इन चीजों पर बात नहीं की जा रही। मैं शरद जी के पास जाऊंगा, लेकिन शरद जी मैं आपके पास आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोग हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं सरब जी से जानना चाहूंगा। सरब जी काइंडली मुझे ये बता दीजिए, ईवीएम लाया कांग्रेस ने और इसका विरोध जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, लेकिन आज फिर आप उनकी वकालत करनी पड़ रही है। जी सरब जी। जी सर जी। सर विनोद जी, एक तो इनका एक बढ़ चढ़ के इल्जाम लगाना है ईवीएम के 3% वोट बढ़े, 4% वोट बढ़े, 5% वोट बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी है, ये लगभग 60-70 लाख के लगभग जवान हैं। 20 लाख से ज्यादा तो हमारी आर्मी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है। जब भी कोई इलेक्शन, कहीं पर भी इलेक्शन होती है तो ये सब लोग वोट डालते हैं। आपको पता ही है कि डाकाने के जरिए वो वोट इनके आते हैं और बाद में गिने जाते हैं और नेचुरली वो परसेंटेज बढ़ती है। ये आज की बात नहीं है, जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की। आज तो जागरूक मतदाता है और जितने मतदाता है
पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में, वो सब वोट डालते हैं। और आपको पता है कि ईवीएम स्टार्ट होने से पहले उनकी गिनती होती है, तो फिर वो फिक्र थोड़ी सी आगे पीछे जाती है। तो इनका ये कहना कि 5 लाख वोट वहां बढ़ गया, 1 लाख वोट वहां बढ़ गया, जो बड़े राज्य हैं यूपी जैसे, महाराष्ट्र जैसे, आप क्या सोचते हो कितने लोग वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में है? क्या वो अपने मतदान का इस्तेमाल नहीं करते हैं? और ये क्योंकि वो जो उनकी तादाद होती है, काउंटिंग होती है, वो पहले नहीं आई होती है, वो वहां ऐड होती है। तो ये कहना कि जब इनका राज था क्या वहां तब पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की काउंटिंग नहीं होती थी, तब क्या वेरिएशन नहीं आती थी? तो ये इसको बिल्कुल गलत तरीके से ले जाना, और शायद इनको किसी ने जवाब नहीं दिया। ये वही वोट होते हैं, और कहीं ये 2% होते हैं, बड़े राज्य में ज्यादा भी हो सकते हैं। और आज भारत का जो मतदाता है बड़ा जागरूक है, और आर्मी में भी, पैरामिलिट्री में भी हर एक हमारा नौजवान जो है वो वोट डालता है। और वो वोट जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जोली में आते हैं, वो कांग्रेस को भी आते हैं, वो समाजवादी पार्टी को भी आते हैं, वो सब जगह जाते हैं। वो वेरिएशन ये टीवी पे लेके आ जाते हैं, अभी 2% वेरिएशन थी, 3% वेरिएशन। अब यूपी जैसे राज्य में आप क्या समझते हो, वहां 5 लाख 6 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी नहीं होगी, और आज जो जवान लास्ट बॉर्डर पर भी वहां पर खड़ा है वो भी अपना वोट डालता है। तो ये सारी बातें इसको ऐसे जोड़ देना कि वहां 3% बड़े थे, वहां 4% बड़े थे, ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। अब ईवीएम उन्हीं के घटक दलों ने इनको सबक सिखाना भी शुरू कर दिया, और इनको टोका टोकी भी शुरू कर दी है। और ये ईवीएम इन्हीं की लाई हुई है, जहां से जीते वहां भी ये बड़ी अच्छी चल रही है। और पिछले आप देखिए पिछले 15 साल से अब ये तीसरी इलेक्शन हो गई है, अभी तक ये शायद ही 150 या 200 इनके एमपी नहीं जीते, और इस बार इनके 100 जीते हैं। पहले कभी 45 आ रहे थे, कभी 52 आ रहे थे, इस बार ज्यादा जीते हैं। इस बार क्या हुआ इनकी किसी स्टेट में सरकार आ जाती है, वहां क्या होता है और यहाँ भी 6 सीटें जीती है। यहाँ लोगों ने, अब लोग जो हैं इनको वोट नहीं करते हैं, और ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनसे ज्यादा वोट इनको घटक दल ले जाते हैं। अब तो ये एक लुप्त के कगार पर है कांग्रेस, और देखेंगे लोगों को जगदीप जी मैं अभी ना मणिशंकर अय्यर की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 2014 में चीफ मिनिस्टर का फेस प्रणब मुखर्जी होते तो कांग्रेस नहीं हारती। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपने नो डाउट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जम्मू कश्मीर के लिए बनाई है, और हम रविंद्र शर्मा जी हैं, वो हमारी फर्टर्निटी से भी रहे हैं, और बड़े उनके अनुभव पर कोई संदेह नहीं करते। 1 महीने का टाइम था, यानी 18 नवंबर को आपने कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अभी तक आप रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कुछ बड़े लोगों को बचाना चाहते हैं। विरोध जी मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा। अब मुझे ना बेसिकली ना तो हैरत होती है, ना कोई अचंभा होता है, अफसोस होता है। क्या कह रही है ये आपके मंच से खड़ा होकर लोगों को मतलब मूर्ख समझते हैं? इन्हें मालूम नहीं है कि जो लोग, जो पैरामिलिट्री, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बैलेट पेपर से वोटिंग करते हैं, वो सबसे पहले चुनी जाती है। किस दुनिया में रहते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, 4 से 6 लोग, वो जरूर वोट करते हैं अगर वो अपने इलाके में ना हो। दूसरी बात, 5 से 6 लाख वोट बढ़ गए। वो वोट में कौन से बता रहा हूं, पहले समझ तो लीजिए। टोटल वोट अगर एक विधानसभा में 100 है, तो इंडिया में 120 बता रही है भाई। वो जो 20 वोट ऊपर वाले वो कहां से आए? तीसरा सवाल, इन्होंने बार बार अखिलेश यादव जी का जिक्र किया, मैं बयान बताता हूं उनका, ये पता नहीं कौन से ग्रुप पे रहते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि अगर मैं सारी की सारी लोकसभा सीटें भी जीत जाता तभी मैं ईवीएम के खिलाफ बोलता, और यही बात उनका शासन नहीं कही है। और सबसे बड़ी बात, बार बार क्यों हम महाराष्ट्र और हरियाणा की बात कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर लाखों वोट बड़े हैं। अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब दीजिए। आपके लेटर पैड में 11,000 लोगों के वोट काटने के लिए आवेदन किया गया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी घर पार्टी पर डाला तक नहीं। मेरे सवाल का जगदीप जी, मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? मेरे सवाल का जवाब देंगे? झूठ बोलने की परंपरा मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी कहते हैं वोट होते हैं ना, नहीं पहले भी वोट पड़ते थे, कभी 6 से 7 और सबसे बड़ी बात, जब आप कंपनी जाते हैं तो क्या करता है?
आप कौन करके बता रहे हैं? दूसरे मत बोलिए, दूसरा मत पूछिए, थोड़ी आप बोला, अब सवाल नहीं है, सवाल पूछिए, उनका जवाब दो, घुमा रहे हो, दूसरे वाले को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मणिशंकर अय्यर ने कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट है जी। देखिए, मैं इनके सारे सवाल जो मैंने इनसे रखे, इनका जवाब इनके पास नहीं है जी। ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना भाजपा की पुरानी आदत है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो रनर अप है, जो कुछ वो 47,000 क्यों बढ़ाई होती है? और फिर जब वो पैसा जिसको लोगों ने लगाया है और पिछले 16 में तो हाल है जम्मू से, और ये थोड़ी जम्मू से कोई नैतिकता बाकी है, थोड़ी सी कोई ईमान बाकी है, तो कम से कम जो सवाल पूछे उनका जवाब दे दो भाई। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। होता है, मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन का सवाल पूछा था जगजीत जी। बात करता हूँ विनोद जी, की बात लोगों को विभ्रमित करना बंद करें, और ईवीएम जो है उसके नाम पर आज जो स्थिति इन्होंने देश में बना दी है, एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? अरे ये तो आपको जवाब दे रहे हैं, जो है वो वोटिंग ज्यादा हुई है। आप तो जो आपकी वहाँ चर्चा है, हम बात करते हैं कई जगह और इसके साथ मिलकर लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया, लोग हद होती है झूठ बोलने की भी हद होती है। थोड़ा सा सोच समझ लिया करो बोलने से पहले, क्या बता रहे हैं लोगों को, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ पेपर की गिनती पहले हो जाती है, मापदंड जो है वो झूठ बढ़ती है, और वो झूठ तो तरीके का बोल रहे हैं। आज कभी आप जो भी आता है बोलते चले सालों से यहाँ इस मैंने कितने सवाल पूछे, आपका जवाब है तो आपसे हिदायत से नहीं जाता, इनको बोलने के सवाल पूछे जो है वो सब जानती है। मेरे किसी सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ईवीएम के नाम पर जगदीप जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हुआ है जगदीप जी मेरे सवाल का ही जवाब दे दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने पूछा था, मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैंने कहा कि अगर शेष 2014 में प्रणब मुखर्जी होते तो 2014 के इलेक्शन आप नहीं हारते। आप आत्ममंथन कीजिए। फिर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि एक अच्छी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है। हम उनके अनुभव पर, यानी रविंद्र शर्मा जी, एडवोकेट रविंद्र, जो चीफ स्पोक्स पर्सन, डाउट नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं पेश कर रहे। 19 नवंबर को आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी जो सुन पाया हूँ मैं इस बात कह दूँ जी। हम पूरी ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकारते हैं। इस बात को छोड़कर के एम्बुलेंस में भर भर कर शराब बेची गई, इस बात को भी छोड़कर के आखिर के 3 दिनों में 20-20 लाख रुपए एक कैंडिडेट को भाजपा में शराब के लिए दिया गया। इस बात को भी छोड़कर कि जितनी शराब की दुकानें थी एक ही दिन में लाखों की शराब जो है बिक गई, उनको जुर्माना भी हुआ। फिर भी कुछ कारण है, मैं पूरी ईमानदारी से उसको स्वीकार करता हूँ। जहां तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बात है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, रविंद्र शर्मा जैसे लोग जिन्होंने अपना सारा जीवन इस पार्टी को दिया और इतने आला दर्जे के पदों पर जिम्मेदारियां दिखाई, मुझे लगता है वो शायद थोड़ा सा वक्त और चाहते हैं, कुछ मुद्दे होंगे जरूर, मैं समझ पा रहा हूँ। और जब भी ये रिपोर्ट आएगी बड़ी साफ सुथरी, बड़ी निष्पक्ष और बड़ी ईमानदाराना रिपोर्ट होगी, और उसमें सारे जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है कांग्रेस में वैसा ही काम होगा। साहब का जो आपने सवाल पूछा 2 बार, प्रणब मुखर्जी साहब का आपने विनोद सवाल पूछा जी। देखिए, मणिशंकर अय्यर साहब का आप पूरा इतिहास देख लीजिए, विवादास्पद बयान देने के लिए वो जाने जाते। ये कह देता कि किसी एक व्यक्ति विशेष को ऐसे नहीं ऐसे किया होता तो परिस्थितियां बदल जाती, ये बात बेमानी है। बात सिर्फ इतनी है कि आज जो इस दौर में हम जी रहे हैं, इससे मैं फिर से कहता हूँ, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वोट भी नहीं बढ़े, ठीक है, आपने कोई धोखा भी नहीं किया। अरे भाई साहब, आपने फीस भी जो है 4-4.5 करोड़ रुपया कर दी 100 पोलिंग बूथ से। मान जब कोई रीअप्लाई करता है रीकाउंटिंग के लिए, फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम वो मशीनें भी खोलेंगे, हम आपको मार्क फोन करके दिखा देंगे।
कोई लिहाज, कोई लज्जा, कोई शर्म बाकी है इलेक्शन कमीशन में? मैं तो कहता हूँ केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ कहता हूँ, बिना रीढ़ की हड्डी का प्राणी है वो। चलिए बिल्कुल मनीष जी को समय नहीं मिला है। मनीष जी कब तक आप क्रिएटर को जो पिच बनाता है उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे? खिलाड़ियों पर भी आत्ममंथन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। हार के कुछ और कारण भी होते हैं। मैं मनीष जी से जानता हूँ, मनीष जी से। जी मनीष जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ उस पर आप मुझे बात करें। अजीत पवार जो मतलब चाचा की गोद में बैठने को तत्पर थे, जिनका अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गया था, एक लोकसभा का उम्मीदवार को वहां से निकाल पाए थे, वो हालत देखिए। मतलब शरद पवार जैसे नेता उद्धव ठाकरे जैसे नेता जिनके साथ जनता की चिंता की थी, और उसको भी छोड़ दीजिए। आपने मार्क्सवादी नहीं होने दिया, चलो यही बता मैंने इनफैक्ट ये सवाल मनीष जी से पूछा था। मैंने कहा पिच पर या पिच बनाने वाले को कितनी देर क्रिटिसाइज करते लोगे जब तक आपके बैट्समैन और बॉलर ठीक से नहीं खेल पाएंगे। देखिए हमारे बैट्समैन और बॉलर कितने सक्षम हैं वो तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों में दिखा दिया गया था। लोकसभा के चुनावों के नतीजे देख लीजिए, उसके बाद जो है वो पिच के अंदर अगर खड्डे कर दिए गए और पिच जो है बीजेपी के अनुरूप बना दी जाती है तो खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ी तो हाथ धरे के बिना और कुछ कर नहीं सकता। देखिए इस तरह जो पिच तैयार की जा रही है ना, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर पिच तैयार करनी चाहिए पूरे देशवासियों के लिए, सबके लिए एक समान। हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कहाँ हो रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन? अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ा हास्यास्पद बयान दे रहे थे कि इनको समझना चाहिए कि हमारे देश के सुरक्षाकर्मी वोट डालते हैं। अरे सुरक्षाकर्मी क्या 2014 से पहले कभी वोट नहीं डालते थे? वो तो शुरू से वोट डालते रहे हैं और उनकी वोटों की गिनती होती आई है। इसमें परसेंटेज से बढ़ जाना और उसको सुरक्षा कर्मियों के वोटों के साथ मिलाना, वो तो मुझे कोई इनका लॉजिक किसी तरह से कुछ समझ नहीं आया। देखिए इस समय चुनाव आयोग जिस तरह की जो है रवैया अपना रहा है वो पूरा देश इस समय देख रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। अगर आप बैलेट पेपर से, मुझे ये नहीं समझ आती कि लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर जनता आवाज उठा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं, तो क्यों नहीं चुनाव आगे आकर एक दो राज्यों के अंदर? देखिए अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरे देश में चुनाव करवा दीजिए, कम से कम एक दो राज्यों के अंदर शुरुआत तो करके देखिए। फिर उसके बाद विपक्ष, अगर विपक्ष के अंदर कोई कमियां होंगी वो अपने आप उजागर हो जाएंगी। अगर सत्ताधारी पार्टियों के अंदर कमियां होंगी, हेराफेरी की मंशा होगी, तो वो भी जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा कि आत्मचिंतन करना बड़ा लाजमी होता है। जब आपकी एक छवि, एक हिंदुत्व जैसी बनी हो, आप उसको डिल्यूट करोगे तो पब्लिक आपको सबक सिखाएगी ना। आपने ऐसा किया है, आप मानिए, आप भी आत्ममंथन कीजिए जैसे कांग्रेस कर रही है। आप या तो आप कह दीजिए कि आपका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। देखिए अगर कोई लेना देना नहीं होता तो हमें लोकसभा चुनावों के अंदर इतना अपार समर्थन नहीं मिलता। हमारा चुनाव निशान बीजेपी नहीं चुनती, शिवसेना का नाम नहीं चुनती, शिवसेना को तोड़ने की जो है वो कोशिशें नहीं करती। ये तमाम चीजें तभी की गई क्योंकि उनको पता था कि आने वाले कल में शिवसेना ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के ऊपर जो है बीजेपी को टक्कर देगी और बीजेपी को जो है वो उसकी सामना करने के लिए तैयार करिए। चलिए सरबजीत जी, आप पर इतने इल्जाम लग रहे हैं भाजपा पर ईवीएम को लेकर। जी मैं शिवसेना के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। आज बाला साहब ठाकरे भी अगर उनकी जो आत्मा है वो देख रही होगी कि इनके क्या कर सकते हैं। जो शिवसेना हिंदुओं की रक्षा के लिए बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा तो नहीं देखी होगी महाराष्ट्र में जो बिना जो है बहुमत के आप सरकारें बनाने का काम कर रहे हो, जो वो ऑपरेशन चलाते हो, वो उनकी आत्मा लीजिए। वो जो है बालकृष्ण अडवाणी जी को भी कुछ कर लीजिए। तो आप कहाँ मिल गए मुस्लिम लीग के साथ? आप कहाँ मिल गए कांग्रेस के साथ? आप कहाँ मिल गए? सत्ता हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में आपकी क्या हालत रही? और पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, अब असेंबली में लोगों ने आपको सबक सिखाया है, क्योंकि जिस बुनियाद पे, जिस फाउंडेशन लोकसभा ने बाला साहब ठाकरे लोकसभा ने किसको सबक सिखाया? आपने क्या किया? आज इसी वजह से आपकी हालत खराब हुई है। आज इसी वजह से आज लोगों ने आपको नकारा है।
हमारी हालत सत्ता के कारण नहीं खराब हुई, हमारी हालत ईवीएम ने खराब की है, आपकी नीयत ने खराब की है, चुनाव आयोग के साथ जो धांधलियां की गई है उसने खराब की है। आप अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे रहे हो। ये सारी बातें सोचने वाली है। आप चिंतन मंथन कीजिए। आप किन असूलों के साथ आप जो हिंदुत्व के पीठ पर छुरा घूम रहे हो उसका साथ है। नहीं मनीष जी, एक सवाल आपसे बनता तो है, जो शाहबानों के लिए मनीष जी, तो बांग्लादेश के पर कहाँ चला जाता है मनीष जी, आज 16 दिसंबर है 1971 के दिन, आज ही जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ था, भारत के कारण इसका जन्म हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली पार्टी है बांग्लादेश के स्थान को, और उन्होंने कैसे रखी, हिंदुओं की रक्षा के लिए नाम शिवसेना रखा। आप लोगों ने सबक सिखाया है आपको। आपने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला लिया, आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जो भी विपरीत विचारधारा की पार्टियां थी उनका झंडा उठा लिया। महाराष्ट्र के लोगों ने सबक सिखाया है और आपको 27 साल रखा। आप अभी भी बैठने लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कैसे उमर अब्दुल्ला का कल बयान आया कि ईवीएम, अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो कांग्रेस इलेक्शन लड़ना बंद कर दे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी सब कांग्रेस के घटक दल है। इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। आप ही के लोग कह रहे हैं और आप तो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हैं। आपको चिंतन मंथन करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप अभी भी उसी ट्रैक पे है जहां आप डूब रहे हो। मनीष जी, आपको कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव करने का पनिशमेंट मिली है। जनता ने आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से सजा दी है, जो अभी हाँ जी जगदीप जी। विनोद जी, आज कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से मैं ना तो कोई डिस्कशन सुन पा रहा हूँ ना ही उन सवालों को समझ पा रहा हूँ जो आपने बातें की। पर मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि ये ठीक है, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, आपका ये भ्रम बनता है कि आप उस पार्टी को डिफेंड कीजिए, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप एक इंसान भी, एक नेता, आपकी तो जिम्मेदारी जनता के लिए भी बनती है। और झूठ को सच, प्यार को सफेद कर देना सिर्फ इसलिए कि अपनी पार्टी में आपकी कैटेगरी बेहतर हो जाए, वो सही बात है। मैंने जो सवाल पूछे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र का जिक्र बार बार, हम झारखंड की बात क्यों नहीं कर रहे, हम जम्मू कश्मीर में तो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे वो फीसद नहीं बढ़ा। और दूसरी बात, इसकी निर्दोषता का कैसा अमृत काल है, बेशर्मी का कैसा दौर है, लाखों वोट जो है वो आसमान से आ सकते, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पर बात नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, आप सबको ठीक है, आपने पैसे बढ़ा दिए, आपको समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरबजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।